जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12th यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड के एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बच्चों, ये जो टॉपिक आज का हमारा होने वाला है, ये एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ मतलब कह सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो बात कंफर्म है कि हमारा आज का ये लेक्चर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही इस टॉपिक को इस तरह से आपको कराया जाएगा, आज इस तरह से आपको कराया जाएगा कि आपको इस वीडियो के बाद इस टॉपिक से और कुछ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि सिर्फ एक वीडियो देखनी है और अपने नोट्स जिस तरह से आपको बनवाए जाते हैं हमारे चैनल पर, इस तरह से आपको बनाने हैं और उसके बाद आपको इस टॉपिक से करने की और कुछ कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमें यहाँ पर दिख पा रहा है, इस हेडिंग की अगर हम बात करें तो इस हेडिंग के अंदर हमारे काफ़ी सारे शब्दों का यूज़ किया गया है। पहले हम ज़रा उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एक टर्म है, इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आता है, दैट इज़ डाइपोल। क्या आता है? डाइपोल। अब ये डाइपोल क्या होता है? डाइपोल इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर पहले उसको देख सकते हैं। अगर बात करें, दूसरा शब्द यहाँ पर दिख रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिंपली कहूँ मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो अगर आपने पहले हमारी उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले आप जाकर इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, दो वीडियो हमारी अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही, आप जाकर पहले उन वीडियो को कंप्लीट करें, उसके बाद इस टॉपिक की तरफ मूव करें। क्योंकि अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो आपको इन दो का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं अपने इस टर्म के ऊपर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को करने से पहले मैं यहाँ पर एक शब्द और देखना चाहूँगा, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में कहें, या हमने पहले अगर हम साइंस में बात करें या क्लास 9th में 10th में, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको थोड़ा सा एक डिस्कशन करना चाहूँगा आपके साथ, उसके बाद हम इस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना? देखो बच्चों, हमारा सिंपल मोटो यही होता है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पढ़ें, यानी कि ऐसा पढ़ें कि उसको पढ़ने के बाद हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर एग्ज़ाम में हमें ये टॉपिक या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो हम उसको कर ही आए। तो पढ़ने का फ़ायदा तभी होता है जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ें, भले ही 10 टॉपिक ना पढ़कर 5 टॉपिक पढ़ें, बट 5 टॉपिक ऐसे पढ़ें कि उनको अगर उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए तो हम उसको छोड़कर ना आए। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बड़ा इजी तरीके से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा, सपोज़ ये मार्कर ही है हमारे पास, यहाँ पे और कुछ अवेलेबल नहीं है, हमारे पास मार्कर है। अब ये मार्कर को अगर मैं ज़मीन पे गिर दिया जाए और ज़मीन से उठा के इसको यहाँ पे ले आया मैं, इस जगह यहाँ पे ला के इसको रख दिया इस जगह, तो क्या इसके पास एक एनर्जी है जिसकी वजह से वो नीचे जाना चाह रहा है? भाई वो बात ठीक है, इसको नीचे लेने वाला कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट इसके पास भी इसकी पोजीशन है, एक पोजीशन इन द सेंस ज़मीन से एक पर्टिकुलर हाइट है ना,
इस ज़मीन से एक पर्टिकुलर हाइट है जिसकी वजह से इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होने की वजह से इसके पास क्या आ चुकी है, एक एनर्जी आ चुकी है। क्या आ चुकी है, इसके पास एक एनर्जी आ चुकी है। किसकी वजह से? बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। किसकी वजह से? बाय पोजीशन, यानी कि पोजीशन की वजह से। ये शब्द जरूर ध्यान रखेंगे, बाय पोजीशन, यानी कि जब किसी बॉडी के पास एनर्जी आती है बाय इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने झूला झूला है वो इस तरह से, अगर आपका फ्रेंड आपको इस तरह से पीछे ले जाकर ऐसे पकड़ ले तो क्या होगा? अब अगर वो छोड़ेगा तो आप आगे जाओगे ना। तो उसने आपको ऐसे लिया झूले पे बिठा के और आपको ऐसे कर दिया, तो अब आपके पास एक एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और जैसे ही वो छोड़ेगा तो वो एनर्जी कन्वर्ट होगी किसी और फॉर्म में। लेकिन जब वो उसने ऐसे किया था तो एक एनर्जी आपके पास आ गई थी, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। या फिर आपने धनुष देखा है, आर्ची वाला गेम देखा होगा आपने, तो जब वो तीर को धनुष के अंदर इस तरह से लगाते हैं और ले जाके यहाँ पर रोक देते हैं, तो इस वायर की वजह से इस तीर के पास क्या हो गया, इस एरो के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी आ गई। अगर हम छोड़ दें तो वो उस एनर्जी का यूज़ कर आगे चला जाएगा। तो जो इसके पोजीशन की वजह से उसके पास एनर्जी आई है, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल शब्दों में हमें इतना तो क्लियर हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सिंपल ये होता है कि एक ऐसी एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से हो, यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी और उस पोजीशन की वजह से उसकी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होगी, उस ओरिएंटेशन की वजह से उसके पास एक एनर्जी होगी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके अंदर एक शब्द और ऐड कर दिया गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह की होती हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और भी बहुत सारी एनर्जी होती हैं। तो यहाँ पे हम अपना किस ब्रांच के अंदर है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्जेस का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, जैसा भी आपको पता ना, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से उसके पास एक एनर्जी होना, दैट इज़ नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख देंगे एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के साथ। पर्टिकुलर ओरिएंटेशन का मतलब एक पर्टिकुलर एंगल के साथ। तो अब क्या होगा, अब ये डायपोल क्या होगा, घूमने के लिए तैयार होगा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि इसके ऊपर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क कितना होता है, उस टॉर्क की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज वो होता है आपका EP sin थीटा। EP sin थीटा ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होगा, इसके ऊपर घूमने के लिए एक टॉर्क लगेगा, तो ये क्या होगा, ये इसकी ओरिएंटेशन यानी कि इसकी पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से ये क्या करने वाला है, ये मोशन करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके पास इसकी पोजीशन की वजह से क्या आ चुकी है, एक एनर्जी आ चुकी है, एंड दैट एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो एक पर्टिकुलर पोजीशन होने की वजह से उसके पास एक एनर्जी होगी, जिस एनर्जी की वजह से वो क्या करेगा, वहाँ पर रोटेट करेगा। क्या करेगा, वहाँ पर रोटेट करेगा या मोशन करेगा, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन या उस पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसके पास है वहाँ पर, दैट एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है कि वो एनर्जी की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए जिस पर उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, वो कौन सी ओरिएंटेशन होनी चाहिए जिसके पास उसके पास एनर्जी बहुत कम होगी, या वो उस एनर्जी का फॉर्मूला कितना होना चाहिए, यानी कि वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए जब हम किसी भी डायपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो इसी वजह से हमारी हेडिंग क्या बनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी, एक डायपोल की, कहाँ पे, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, आइए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी भी डायपोल की जिसको हमने कहाँ रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ, उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसको देख लेते हैं। क्या, द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो कौन करेगा, पजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जो किसके पास होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल के पास होगी। क्यों, ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से। कहाँ पे है पोजीशन वो, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के
अंदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। क्लियर? ठीक है ना। उसके बाद नोट बनाकर ये पॉइंट जरूर लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी क्वांटिटी है, तो वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी। ये पॉइंट आप आराम से यहाँ पे मार्क कर लेंगे, कैसी क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब हमें उसका वैल्यू निकालना है कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा अगर हम किसी भी डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें। तो कुल मिलाकर हमें क्या निकालनी है, एक्सप्रेशन निकालनी है उस फॉर्मूले की। तो क्या होगा, सब नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंदर बनाएंगे एक्सप्रेशन। तो क्या लिखा है इसके अंदर, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। यानी कि हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। कहाँ है, ये रहा हमारे पास, क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जा रहा आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना है, ई वेक्टर, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, ई वेक्टर। और आपने इसको क्या रखा हुआ है, इसके अंदर एक डायपोल रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ आपने, एक डायपोल रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये रहा आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ये आपने रख दिया एक इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर डायपोल है तो ये एक साइड माइनस का क्यू होगा, एक साइड आपका प्लस का क्यू होगा, और दोनों के बीच की सेपरेशन भी हमें पता है कितनी होती है, हमारी होती है दैट इज 2a। ठीक है ना। बाय मेकिंग एन एंगल थीटा, कितना एंगल बना रहा है डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा, यानी कितना एंगल बनाया हुआ उसने, थीटा एंगल बनाया हुआ है। फिर क्या होगा, देन हमें पता है, देखो आपने इससे पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब भी किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो क्या होगा, देन द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल इज गिवन बाय, तो कितना टॉर्क होगा वो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड दैट इज वो टॉर्क होता है हमारा टॉ इज इक्वल्स टू ई पी साइन थीटा। इतना टॉर्क होता है हमारा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं। ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ना इस डायपोल को अंदर क्या करने वाले, घुमाने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा था ना कि मार्कर को उठाया था पहले ज़मीन से यहाँ पे लाए थे, जब भी तो इसके पास एक एनर्जी आई थी ना जिसको हमने कहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसी अगर इसके पास भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आने, तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन से एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे घुमाना पड़ेगा। और जब हम उसको घुमाएंगे तो उसके पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होने की वजह से उसके पास एक एनर्जी आ जाएगी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, स्मॉल वर्क ऑन ए डायपोल अगेंस्ट अ टॉर्क इज गिवन बाय। सबसे पहले हम देखो करते क्या है, सबसे पहले तो हम स्मॉल क्वांटिटी निकालते हैं उसकी, फिर बाद में इंटीग्रेशन करके हम ज़्यादा क्वांटिटी को निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल को निकाल लेते हैं। हम जितने भी डायरेक्शंस करते हैं सभी में यही काम करते हैं, पहले स्मॉल की बात करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करके और हम क्या कर देते हैं, टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करा हमने, द स्मॉल वर्क डन ऑन अ डायपोल अगेंस्ट टॉर्क इज गिवन बाय। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ मेरे को, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ रखा है हमने, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट जब कोई बॉडी लीनियर मोशन करती है, लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट मोशन करते हैं, तो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब कोई बॉडी रोटेटरी मोशन करती है, यहाँ पे रोटेटरी मोशन ही तो करेगी क्योंकि यहाँ पे टॉर्क है, तो जब भी बॉडी रोटेटरी मोशन करती है तो वहाँ पे क्या होता है, वर्क तो वर्क ही रहता है बट फोर्स बन जाता है टॉर्क। क्या बन जाता है, फोर्स टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा, यानी कि जब आप कोई बॉडी लीनियर मोशन करेगी तो फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी रोटेटरी मोशन करती है तो फोर्स की जगह आ जाती है टॉर्क, क्योंकि टॉर्क भी एक फोर्स है जो उस बॉडी को गोल गोल घुमाती है। और डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगी, फिर वो करेगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब बॉडी गोल घूमेगी तो वो एंगल्स को चेंज करेगी। तो इसलिए क्या डिस्प्लेसमेंट देंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर स्मॉल निकालना है ना, तो ये तो डब्ल्यू जो टोटल वर्क होता है, स्मॉल के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा वर्क ले लेते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो देखो ये हुआ स्मॉल वर्क इज इक्वल टू टॉर्क, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है थीटा। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया तो जब हमने छोटा सा वर्क किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या लेंगे, डी थीटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा वर्क का फॉर्मूला, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। तो ये हमारा वर्क का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, द स्मॉल वर्क डन ऑन डाइपोल अगेंस्ट द टॉर्क इज, कितना होगा, वो होगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। होगा या नहीं होगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट की वैल्यू को सेकंड के अंदर पुट करेंगे। तो क्या करा हमने, पुट फर्स्ट इन सेकंड। तो पुट फर्स्ट इन सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, इस टॉर्क की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क कितना है, ई पी साइन थीटा, तो ये हो गया आपका ई पी
साइन थीटा और साथ में मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, डी थीटा की, क्योंकि हमें वैल्यूज तो पुट की है, तो ये हो गया हमारा डी थीटा। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया एक हमारा स्मॉल वर्क। क्या निकल के आया, स्मॉल वर्क। कितना एंगल, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने पर, डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने पर, यानी कि छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने पर छोटा सा वर्क निकल आया। बट हमें टोटल वर्क चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, यानी कि हमने कितना काम किया, हमने कितना टोटल काम किया उस डायपोल को कितने एंगल से कितना एंगल घुमाने पर, लेके थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने पे। भाई देखो, हमें तो नहीं पता कि हम 0 से लेके आ रहे हैं 90 से लेके आ रहे हैं, तो हम जब भी फॉर्मूलेज निकालते हैं तो हम जनरल फॉर्मूले निकालते हैं। तो इसलिए हमने क्या माना कि हम उसको थीटा 1 से लेकर आ रहे हैं। थीटा 1 कुछ भी हो सकता है, और कितने एंगल घुमा रहे हैं उसको, थीटा 2 तक घुमा रहे हैं। और थीटा 2 क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकता है। तो हमने निकालना क्या है, टोटल वर्क इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 इज गिवन बाय। तो हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। जब भी आपको टोटल वर्क निकालना होता है और हमारे पास क्या है, स्मॉल वर्क दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, हमेशा इंटीग्रेशन। तो हम पहले वाली इज गिवन बाय, तो क्या होगा, हम क्या कर देंगे, हम थर्ड इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। यानी कि जस्ट वेट, अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, देखते हैं एक सेकंड। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, थर्ड इक्वेशन का, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, ई पी साइन थीटा डी थीटा। अब और लिमिट्स पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, यानी कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन किया आपने, तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, थीटा के रेस्पेक्ट में। थीटा के रेस्पेक्ट में मतलब एंगल के रेस्पेक्ट में। तो एंगल में आपने कहाँ से कहाँ डिस्प्लेसमेंट किया, थीटा 1 से थीटा 2, तो थीटा 1 से लेके थीटा 2। वर्क की बात करें तो वर्क कहाँ से कहाँ करा, मान लिया 0 से लेके W, क्योंकि स्टार्टिंग की ओरिएंटेशन में मान लिया हमने 0, या फिर आप W1 W2 भी कह सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं होगा। W1 माइनस W2 या W2 माइनस W1 जब भी वर्क किया आएगा। हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि हमने शुरुआत में कोई काम नहीं किया थीटा 1 ओरिएंटेशन पे, तो हमने 0 से W ले लिया। अब क्या होगा, अब सबसे पहले इसमें जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आएगा, तो क्या होगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से W किसका, DW का। बट यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम पहले ही जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेना था हम उसको ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वो बाहर आ जाएगी। अब बात करते हैं पी की। पी क्या होता है, पी इज़ अ डायपोल मूवमेंट, और इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। जरा एक बार बताओ, क्या Q चेंज होगा, ये जो चार्ज रखे हुए क्या ये चेंज होंगे, नहीं होंगे। 2A यानी कि क्या इन दोनों के बीच की सेपरेशन चेंज होगी, नहीं होगी। जब Q भी कांस्टेंट रहेगा, 2A भी कांस्टेंट रहेगा, तो P भी कांस्टेंट रहेगा। तो P भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा किसके रेस्पेक्ट में, डी थीटा के रेस्पेक्ट में, और कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब सिंपल हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है, डब्ल्यू, लिमिट्स 0 से डब्ल्यू। ठीक है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दें तो क्या होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा डब्ल्यू, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ होगी, 0 से डब्ल्यू। ई पी कॉन्स्टेंट थे तो एज इट इज़ बाहर रहे। अब ज़रा बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका माइनस का कॉस। क्या होता है, माइनस का कॉस। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स थीटा 1 से थीटा 2। क्लियर है। क्या इस लाइन में अगर हम लिमिट्स को पुट करें तो क्या ये लाइन ऐसे बन जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या पहले काम करते हैं इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा W लिमिट्स 0 से W इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर आ गया तो माइनस ई पी, और अंदर क्या बचता है, कॉस थीटा, और लिमिट्स थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब लिमिट्स पुट करने। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है यहाँ पर W, माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, तो W माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस ई पी। अब बात करते हैं कॉस की। तो कॉस की अपर लिमिट कितनी है, थीटा 2, तो कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, यहीं पर लिख देते हैं,
यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, W इज इक्वल्स टू माइनस ई पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया आपका वर्क। क्या निकल के आया आपका वर्क? कौन सा वर्क? ये वो वर्क है जो आपने किया था क्या करवाने के लिए, उस डायपोल को रोटेट करवाने के लिए। आप देख सकते हो क्या लिखा था आपने, द वर्क, यहाँ पे लिख लेना टोटल वर्क इन रोटेटिंग द डायपोल, यानी कि जो वो निकल के आया ये वो वर्क निकल के आया जो आपने किया क्या करवाने के लिए, उस डायपोल को रोटेट कराने के लिए। अब जरा एक बात देखो, मार्कर को उठाया आपने यहाँ रखा, तो ज़मीन से यहाँ तक लाने में आपने कुछ काम किया, बिल्कुल किया। वही वर्क इसके अंदर सेव हो जाता है किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। कौन सी एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। और यहाँ पे वो अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी वही काम हुआ। ये W क्या है, ये W वो वर्क आया जो हमने किया उस डायपोल को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन से दूसरी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रोटेट करने के लिए। तो यही वर्क क्या होगा, सेव हो जाएगा किसकी फॉर्म में, उसकी एनर्जी की फॉर्म में। और वो एनर्जी कौन सी होगी, वही एनर्जी होगी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, आइए देखते हैं। तो क्या होगा, दिस वर्क, यही वर्क क्या होगा, स्टोर्ड हो जाएगा, स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो यही वर्क एनर्जी की फॉर्म ले लेगा। तो W की जगह हम क्या कर देंगे, सिंपली U क्या है, U इज द सिंबल यूज्ड हेयर फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल। तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस ई पी कॉस थीटा 2 minus cos theta 1. This is the energy of a dipole which is placed in a uniform electric field. तो यही क्या होगा, एनर्जी की वो क्वांटिटी होगी, वो वैल्यू होगी जो इस डायपोल के पास होने वाली है जब हम उसको कहाँ रखेंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो अब क्या करना है इसके अंदर, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम सपोज करें कि हम स्टार्टिंग में उस डायपोल को कैसे लेकर आ रहे हैं, परपेंडिकुलरली लेकर आने की। इस बार हम डायपोल को कैसे लेकर आ रहे हैं, सपोज ये डायपोल है आपका और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम कैसे लेकर आ रहे हैं, उस डायपोल को ऐसे लेके आ रहे हैं इस तरह से। और बाद में लाने के बाद हमने किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पर उसको रख दिया, यानी कि स्टार्टिंग में इस बार हम किस ओरिएंटेशन से लेके आ रहे हैं, परपेंडिकुलरली लेके आ रहे हैं, यानी कि थीटा 1 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और बाद में किसी भी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पर रख दिया, यानी कि कुछ भी एंगल पर रख दिया, वो हमने थीटा 2 को हमने कितना मान लिया, थीटा मान लिया। तो क्या होगा, इफ इनिशियली द डायपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर, यानी कि स्टार्टिंग में हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो डायपोल है वो, देखो मैंने आपको बताया था ना कि हम स्टार्टिंग में नहीं मान सकते कि हम डायपोल को किस तरह से लेके आ रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है तो जनरल फॉर्मूला है, अब हम उसके अंदर जो हमने मानना है हम वो मान सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा, इफ इनिशियली द डायपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि स्टार्टिंग में वो डायपोल कैसे रखा हुआ था, परपेंडिकुलर रखा हुआ है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। एंड देन ब्रॉट, और उसके बाद उसको लाया गया कहाँ पे, टू सम ओरिएंटेशन, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, यानी एक पर्टिकुलर एंगल पे जो क्या बना रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा, जो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट में एक चीज़ और लिख लेते हैं, क्या, हेयर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 1 जो स्टार्टिंग का एंगल है वो कितना है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। एंड और जो थीटा 2 है उसको हम किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर ले गए तो हमने उसको थीटा, सिंपल थीटा मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा, जरा यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा U इज इक्वल्स टू माइनस ई पी कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2 कितना है, थीटा, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है आपका 0। तो U कितना हो जाएगा यहाँ पे, U इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का ई पी कॉस थीटा। दिस इज द value of electric potential energy of a dipole which is oriented initially at a perpendicular direction to the field and then brought to a certain angle, यानी कि बाद में कहाँ ले गए उसको, एक certain angle पर ओरिएंट हमने उसको कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन कैसी थी उसकी, परपेंडिकुलर, तो ये उसके लिए एनर्जी हो जाएगी। अब बात करते हैं तो एनर्जी चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, सभी एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। तो क्या लिख लेंगे, इट इज मेजर्ड इन जूल, यहीं पे लिख देंगे इट इज मेजर्ड इन
जूल। तो यानी कि हम इसको किस में मेज़र करेंगे, जूल में मेज़र करेंगे। क्यों? क्योंकि जूल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये भी तो एक एनर्जी ही है। तो ये सब कुछ है कंप्लीट इसकी एनर्जी के बारे में। बट अगर हमें इसके स्पेशल केसेस करने हो, यानी कि हमें ये देखना हो कि वो कौन सी ओरिएंटेशन है जिस पर ये स्टेबल होगा और वो कौन सी ओरिएंटेशन है जिस पर ये अनस्टेबल होगा, तो उसमें क्या करना है आइए देखते हैं। देखो बच्चों, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, यानी कि स्पेशल केसेस बोले या फिर हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसकी वो ऐसी कौन सी ओरिएंटेशन है जिस पर वो स्टेबल होगा, कि ऐसी कौन सी ओरिएंटेशन, ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर वो अनस्टेबल होगा। तो सबसे पहला है हमारा फर्स्ट केस है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी पोजीशन है, ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, यानी कि वो घूमने के लिए अपने आप को कह सकते हैं मतलब स्टेबल होगा कि हाँ भाई हाँ ठीक है, मैं अपना जैसे हूँ बिल्कुल ठीक बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल कितनी होती है, U इज इक्वल टू माइनस ई पी कॉस थीटा। ये अभी हमारे पास डेराइव हो क्या है, तो क्या है, तो एज वी नो, जैसे हमें पता है, एज वी नो क्या पता है आपको, आपको पता है कि हमारे पास एनर्जी कितनी है, U इज इक्वल टू माइनस का ई पी कॉस थीटा। अब बताओ ज़रा एक बात, मेरे को स्टेबल होना है, उसको स्टेबल होना है, यानी कि उसको ये चाहिए कि हाँ भाई मैं स्टेबल हो जाऊँ। स्टेबल का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से तो वो रोटेट कर रहा था, बस उसको रोटेट करवाने वाली कौन सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो यानी कि अगर उसको हम कम से कम कर दें तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो स्टेबल रहेगा। तो कम से कम कितना हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेयर यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, हेयर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, कितना कर दिया जाएगा यहाँ पर, थीटा को 0 डिग्री कर दिया जाएगा। अगर थीटा 0 हो जाए तो यहाँ पर देखना जरा क्या होगा, देन u कितना होगा, u इज इक्वल टू माइनस का ई पी कॉस 0, और थीटा कितना कर दिया 0, तो यहाँ से u कितना निकल आएगा, u आ जाएगा यहाँ से माइनस का ई पी, क्या आ जाएगा, माइनस ई पी। और जो ये एनर्जी होगी ना, दिस इज मिनिमम एनर्जी। कैसी एनर्जी होगी आपकी, मिनिमम एनर्जी। और जब ये एनर्जी मिनिमम होगी तो यही आपका कैसी ओरिएंटेशन का कारण बनेगी, स्टेबल ओरिएंटेशन का। तो क्या लिखेंगे, दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इज कैसी है, मिनिमम है, कम से कम है, माइनस आ रहा है ना, कम से कम है। देन वैन द डायपोल, कब ये मिनिमम कब आई थी, वैन द डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में हमने क्या रख दिया, डायपोल। कैसे, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास ये जा रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ये गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने क्या करा, आपने डायपोल को भी इसी ओरिएंटेशन में रख दिया। इसी ओरिएंटेशन में रख देगा मतलब क्या है, सपोज करा ऐसे रख दिया आपने इसको, डायपोल को, कैसे, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, यानी कि ये रख दिया आपने क्या, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है और डायपोल भी ऐसे रखा हुआ है, यानी कि ये केस कंडीशन कौन सी हो जाएगी, इन दिस केस, यानी कि यहाँ पे थीटा क्या होगा, हेयर थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, और यू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा आपका मिनिमम। कैसा होगा आपका, मिनिमम। और पोजीशन कौन सी मानी जाएगी आपकी, पोजीशन होगी आपकी ये स्टेबल। कौन सी पोजीशन होगी आपकी, स्टेबल। तो ध्यान रखेंगे स्टेबल के लिए कितना एंगल होना चाहिए आपका, 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री होना चाहिए। तो ये हुआ आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, डन। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जिस पे वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, यानी घूमने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार होगा। तो हमें पता है हमारे पास अभी भी एक फॉर्मूला आया, क्या, तो हम लिखेंगे एज वी नो, क्या पता है, हमें पता है कि हमारे पास जो एक डायपोल होता है और उस डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, और वो कितनी होती है, वो होती है हमारे u इज इक्वल्स टू माइनस का ई पी कॉस थीटा। अब कैसी ओरिएंटेशन निकालनी है, अनस्टेबल। अनस्टेबल कब होगा, जब उसके पास एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, भाई जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना घूमने के लिए तैयार होगा वो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेयर
यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम कितनी कर देंगे, हेयर थीटा इक्वल्स टू कर देंगे यहाँ पर 180। कितना करेंगे, 180। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का EP cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है, -1। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का EP और cos 180 हो गया माइनस का 1। तो यहाँ से u कितना निकल आएगा, u निकल आएगा यहाँ से प्लस का EP। कितना आएगा, प्लस का EP। और इस कंडीशन पर जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, वो होगी मैक्सिमम। कैसी एनर्जी होगी आपकी, मैक्सिमम। और जब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, तो वो कंडीशन कौन सी होगी उसकी, अनस्टेबल। कैसी होगी, मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। तो क्या लिखेंगे, दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इज मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है उसकी, मैक्सिमम है। कब, व्हेन द डायपोल मूवमेंट इज एंटी पैरेलल। क्योंकि अगर ऐसे रखते हो तो देन दैट इज, दिस इज नोन एज पैरेलल। और अगर आप ऐसे रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से रखा, कैप इधर, मार्कर का जो फेस है वो इधर की तरफ है, तो ये पैरेलल माना आपने। तो अगर इसको घुमा के ऐसे रख दिया जाए, दैट इज एंटी पैरेलल। ये कौन सी ओरिएंटेशन होगी, एंटी पैरेलल। कैसे, सपोज किया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, कितना, E वेक्टर, क्लियर। और आपने क्या रखा, डायपोल को इसके एंटी पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन ये होगी, तो एंटी पैरेलल कंडीशन कैसी होगी, कुछ ऐसे होगी। यानी कि डायपोल को रखना तो ऐसे ही है, लेकिन साइन को रिवर्स करके, इस बार नेगेटिव इधर था, इस बार नेगेटिव उधर पहुंच जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस का Q और ये हो जाएगा प्लस का Q। ठीक है ना, ये हुआ आपका डायपोल। अब क्या होगा, अगर ये हल्का सा भी हिला ना, अगर ये अपनी ओरिएंटेशन पे हल्का सा भी हिला तो क्या होगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस इधर होता है और माइनस इधर होता है। पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव है। तो अगर ये अपनी ओरिएंटेशन से हल्का सा भी हिला ना, तो क्या होगा, ये नेगेटिव तुरंत पूरा घूम जाएगा इधर की तरफ, और ये पॉजिटिव तुरंत घूम जाएगा उधर की तरफ। तो क्या होगा, अगर ये हल्का सा भी हिला तो ये तुरंत ऐसे घूम जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये तो मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन है। यानी कि ये तो घूमने के लिए बिल्कुल तैयार है, अगर हल्का सा भी इसको मूव कर दिया जाए तो क्या होगा, ये तुरंत ऐसे की जगह ऐसे घूम जाएगा, होगा नहीं होगा। और जबकि इसके साथ क्या होगा, ये ऐसे, अगर आपने इसको घुमा भी दिया तो वो वापस, फिर आपने सपोज ऐसे है, आपने ऐसा कर दिया तो ये दोबारा ऐसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या, माइनस। तो ये माइनस और प्लस अट्रैक्ट करेंगे, तो अगर आप इसको छेड़ने की कोशिश भी करोगे तो ये वापस अपनी उसी ओरिएंटेशन में जाएगा। इसीलिए कौन सी ओरिएंटेशन है, ये आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये अगर आपने हल्का सा घुमा दिया तो क्या होगा, ये तुरंत घूम जाएगा पूरा का पूरा। तो ये कैसी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये आपको याद रखना है, ये कौन सी कंडीशन आपकी, अनस्टेबल है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पर थीटा कितना था, 0 था। यहाँ पे थीटा कितना होगा, हेयर थीटा कितना हुआ, यहाँ पर 180 हुआ। और ये कौन सी यहाँ पे u कैसा था, मिनिमम। तो वहाँ पे u कैसा होगा, u इज इक्वल्स टू मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे ये पोजीशन कैसी थी, स्टेबल थी। तो वो पोजीशन कैसी होगी, वो होगी आपकी अनस्टेबल। तो ये पोजीशन कैसी है आपकी, अनस्टेबल। कैसी है, अनस्टेबल। तो ध्यान रखेंगे, ये आपकी हुई किसकी कंडीशन, अनस्टेबल की कंडीशन। अगर बात करें, हमें ये देखना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी ओरिएंटेशन पे 0 होगी, तो वो कौन सी होगी, आइए देखते हैं उसको। अगर हमें इस बार पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 करनी है तो क्या करना होगा, एंगल को 90 कर दो, क्योंकि हमें पता है cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो क्या लिखेंगे, एज वी नो, हमें पता है क्या, u कितना होता है, माइनस का EP cos थीटा। अभी तो बताया था ये आपकी वैल्यू इतनी होती है। यहाँ पे हेयर थीटा कितना होगा, हेयर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितना होगा यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 हो जाए तो u कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का EP cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0। तो u कितना हो जाएगा यहाँ से, 0। तो हम कह सकते हैं u कितना होगा यहाँ पे, 0। तो ये एनर्जी को, ये कौन सी ओरिएंटेशन होगी, ये वो ओरिएंटेशन होगी जिस पर इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है। अब देखो, इससे ना एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है, आइए ज़रा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड इन टर्निंग द डायपोल। यानी कि हमें कितना काम करना पड़ेगा अगर हम चाहें कि हम एक डायपोल को घुमा दें। कहाँ से कहाँ घुमा दें, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मोस्ट स्टेबल, यानी कि मोस्ट स्टेबल पोजीशन से कहाँ पे, मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन की तरफ। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा हो तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास जब भी किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। और वो कितनी होती है, उसके लिए हम डेराइव कर चुके हैं। फॉर्मूला होता है क्या, u इज इक्वल्स टू माइनस EP cos थीटा 2
माइनस कॉस थीटा 1, यही तो आया था आपका स्टार्टिंग का फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला था, यानी कि एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन से दूसरी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में जाने का। यहाँ पे इसने क्या बोला है, कौन सी ओरिएंटेशन से लाना है, मोस्ट स्टेबल ओरिएंटेशन। मोस्ट स्टेबल के लिए हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास ओरिएंटेशन कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और कहाँ पे ले जाना है, मोस्ट अनस्टेबल, और मोस्ट अनस्टेबल के लिए ओरिएंटेशन कितना होता है हमारा, 180 होता है। तो कुल मिलाकर हमें कहाँ से कहाँ ले जाना है, 0 डिग्री से 180 की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, हेयर थीटा 1 क्या है, पहली ओरिएंटेशन ही तो वो कितनी है, स्टेबल वाली, यानी कि 0 डिग्री, और थीटा 2 कितना है हमारा, मोस्ट अनस्टेबल, और वो कितनी है, 180 वाली। तो यहाँ पे थीटा 1 को कर देंगे हम 0 डिग्री और थीटा 2 को कर देंगे 180 डिग्री। तो अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u इक्वल्स टू माइनस का ई पी कॉस थीटा 2 यानी कि 180 माइनस कॉस 0। अब कॉस 180 कितना होता है, अभी बताया था, वो होता है माइनस का 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ई पी, ये हो गया माइनस का 1, और माइनस कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, -1 2 हो जाएगा, माइनस का 2, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से u कितना निकल आएगा, u इज इक्वल हो जाएगा 2EP, कितना आ जाएगा, 2EP, यानी कि इतनी एनर्जी होगी उसके पास, या इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। भाई देखो, एनर्जी की बात करें या वर्क की बात करें, जो हम वर्क करते हैं वही एनर्जी के सेव फॉर्म में सेव होता है, और जो एनर्जी की फॉर्म में सेव हो रहा है वही वर्क होगा फिर उसका, ठीक है। तो या तो एनर्जी बोल सकते हैं, लेकिन उसने हमारे से वर्क पूछा है तो हम इसी को W भी कर देंगे। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इक्वल टू 2EP, यानी कि अगर हम किसी भी एक डायपोल को कहाँ से कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, स्टेबल कंडीशन से मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन में ले जाना चाह रहे हैं, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, हमें 2EP काम करना पड़ेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि उसके पास उस टाइम पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो 2EP होगी, क्योंकि वही एनर्जी होगी वही वर्क होगा, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आप इसको याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका है एग्जाम में कई बार, और बनने के चांसेस अच्छे रहते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ था आज हमारे इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ बेनिफिट हुआ है, आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल थी, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि हम और आप मिलकर इतिहास रच सकें और एक अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद।